बजट आज आ चुका है और आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन आप लोगों को पहले मैं बता दूं कि ये शूटिंग बजट के एक दिन पहले हो रही है और दो धुआंधार को लेके आया हूं मैं अपने चैनल पे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स वेलकम दीपक भाई एंड संजय भाई। सीधे मुद्दे पे आते हैं बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर लोग मुद्दे की बात जानना चाहते हैं और पहले हमने जब भी ग्रुप किए हैं तो लोगों ने बहुत प्यार बरसाया है। इस बार भी अगर बहुत सारे लाइक्स आते हैं, 15,000 लाइक्स आते हैं, तो हम ऐसे और पार्ट्स करेंगे। सीधे मुद्दे पे, बजट आया नहीं है, ठीक है। पहले दीपक भाई से और सेम सवाल फिर संजय भाई से। आपको क्या लगता है, क्या बजट में कोई बहुत बड़ा चेंज आएगा इस बार? अगर आएगा तो क्या आ सकता है, आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है? देखिए, बहुत बड़े चेंज की तो कहीं स्कोप ही नहीं है। वी आर ऑलरेडी एक, जिसे कहते हैं ना, टाइट कंपार्टमेंट में चल रहे हैं। अगर होता तो पिछले कई सालों में बहुत मेजर चेंजेस आ रहे होते, लेकिन हम देखते हैं जब भी चेंजेस आते हैं वो 5-7-10% के ही होते हैं। तो व्हाट आई फील इज के इस बार थोड़ा सा आपको एक चेंज मिल जाएगा। टैक्सेशन में रिलैक्सेशन, मतलब टैक्स में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एक थोड़ा सा इंफ्रा और डिफेंस पे थोड़ा बजट बढ़ जाएगा। पीएसयूज़ के लिए थोड़ा सा कुछ गवर्नमेंट हो सकता है छोटा सा कुछ, छोटा मोटा कुछ दे दे। लेकिन अगर ये बात मेरी कहीं सुनी जा रही है और कहीं पहुंच रही है तो दो सेक्टर ऐसे हैं जिस पे मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट बहुत तसल्ली से काम करे, क्योंकि वो दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर। एक, पानी को जो लेके हम लोग सोच रहे हैं कि पानी तो बह रहा है और पिए जाओ, ये ख़त्म हो रहा है। तो वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर बहुत ज़रूरी है कि कुछ इंक्लूसिवनेस आए, क्योंकि वाटर टेबल नीचे जा रहा है। तो जैसे पिछले बजट्स में था कि रिन्यूएबल करो तो सब्सिडी मिलेगी, सोलर लगाओ सब्सिडी मिलेगी, तो ऐसा मैं चाह रहा हूँ कि कुछ वाटर हार्वेस्टिंग करो तो सब्सिडी मिले, वाटर रिसाइकिल घर में करो या सोसाइटी करे या कॉलोनी लेवल या शहर के लेवल पे कहीं हो तो सब्सिडी मिले। कुछ इस तरह का अगर आता है तो दैट विल बी वेरी गुड, क्योंकि वाटर इज़ अ सेक्टर विच हैज़ बीन डीपली इग्नोर्ड। नदियाँ हमारी गंदी हैं, पानी पीने लायक है नहीं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पे कुछ होना चाहिए। बहुत गहरी सोच। संजय भाई, आपका क्या ओपिनियन है? दो तीन चीज़ें बताऊंगा। पहले तो स्पेस ही नहीं है सरकार के पास कुछ बहुत ज़्यादा देने की। हमारे को ऑलरेडी 32 लाख करोड़ का रेवेन्यू है, 48 लाख करोड़ का खर्चा है। तो जब 16 लाख करोड़ का डेफिसिट चल रहा है, उस 48 लाख करोड़ में से भी 10 लाख करोड़ ब्याज का पेमेंट है, इंटरेस्ट पेमेंट है। तो देयर इज नो स्पेस। तो अगर स्पेस ही नहीं है तो कहाँ से मिलेगा? पिछले साल कुल मिला के हमारे सबको 17,500 रुपए का गिफ्ट मिला था साल भर का, फिर से मिल जाएगा 17,500 रुपए, 20,000 रुपए। तो इससे ज्यादा उम्मीद करना मुझे लगता है गलत होगी। एक चीज जो मैं थोड़ा सा डरा भी हुआ हूं और एंटिसिपेट भी कर रहा हूं, वो है डायरेक्ट टैक्स कोड। पीछे बात उठी थी कि डायरेक्ट टैक्स कोड हो सकता है इसी साल इंप्लीमेंट हो जाए, क्योंकि जब भारत का टैक्स रूल बना था 1950 के आसपास, तो उस टाइम से लेके अब तक है ना, सिर्फ अमेंडमेंट्स हुई हैं जिस वजह से काफी क्लटर हो गया है। तो उसको क्लीन करने के लिए इन्होंने सोचा था कि डायरेक्ट टैक्स कोड लेके आएंगे। तो डायरेक्ट टैक्स कोड के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो बहुत स्कैरी हैं, जैसे कि वो कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को भी इनकम में गिन लिया जाएगा। तो वो हो गया तो फिर आप समझ सकते हैं क्या हाहाकार मच सकता है मार्केट में। तो ये एक डायरेक्ट टैक्स कोड जो है वो मेरे लिए एक पॉइंट है जो मुझे लगता है कि आई एम वेरी होपिंग कि अगर आ भी जाए तो ऐसा कोई क्लॉज ना हो जो स्टॉक मार्केट को इंपैक्ट करे। तीसरा, जनवरी में 50-55 हजार करोड़ रुपए एफआईआईस निकाल के ले चुके हैं। मार्केट्स इस टाइम पे सिचुएशन थोड़ी टाइट है। आप देखा जाए तो आप और मैं, हमारे म्यूचुअल फंड के पैसे से, हम जो एसआईपी करते हैं, हम जो स्टॉक्स खरीद रहे हैं, जो भी करते हैं, उसके पैसे से एफआईआई एग्जिट ले रहा है, ठीक है। तो अगर इन्होंने फिर से मार्केट्स को छेड़ने की कोशिश करी, जैसे पिछले साल एलटीसीजी ये सब बढ़ा दिया था, तो वापस मुझे लगता है फिर एक और बड़ा लाल देखने मिल सकता है। और जो लोगों का कॉन्फिडेंस बड़ी मुश्किल से मार्केट में आया, लोगों ने मेहनत करके थोड़ा दिल बना के एसआईपी चालू करी, वो फिर से रुकने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हैं जिससे मुझे बहुत ज्यादा इसलिए उम्मीद नहीं है कि बहुत मेजर कोई शिफ्ट करने वाले हैं। डेफिनेटली जैसे कुछ सेक्टोरल एलोकेशंस बदल सकते हैं, जैसे वाटर की बात सर ने करी, या कोई भी और एआई के ऊपर हो सकता है, बिकॉज अब चाइना ने भी अपना मॉडल बना दिया है, यूएस ने भी अपना बड़ा मॉडल बना दिया है। इंडिया का कोई अभी मॉडल ऐसा बना नहीं है, तो उसको कुछ सॉफ्ट देने के लिए इनको करना चाहिए ताकि इंडिया भी खड़ा हो इस रेस में, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। वी नो एआई विल कंट्रोल द फ्यूचर। तो मुझे लगता है ये स्पेस है, इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा हमारे पास चांस नहीं होगा कुछ भी पाने का। सो दोनों एक्सपर्ट्स ने एक व्यू दिए। बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट आ चुका होगा जब तक आप लोग देख रहे हैं, तो जो भी दोनों में से सही होगा उसमें ओपी दीपक भाई या ओपी संजय भाई लिख देना
आप लोग। अब दीपक भाई आपसे एक सवाल है और सेम सवाल आप पे जाए। लास्ट अक्टूबर के बाद से अगर देखते हैं तो मार्केट में वोलेटिलिटी काफी देखी गई है। काफी सारे लोग जो बोल रहे थे अब कि यहाँ से तो ऑल टाइम हाई जाना है, इसके बाद नीचे जाना ही नहीं है, बट हम 22,800 तक आ ही गए थे एट दैट। उसे वोलेटिलिटी नहीं, सेल ऑफ आया, ठीक है। तो अब एक चीज बताइए, ऐसे में दो सवाल है। पहला, जो इन्वेस्टर डरा हुआ है, डर का माहौल है कि यार हमारा पोर्टफोलियो तो बहुत ज्यादा डाउन हो गया, नेगेटिव हो रहा है, आए दिन में अगर कहीं जा रहा हूँ लोग दिखा रहे हैं हमारा नेगेटिव, हम क्या करें। फ्लाइट में भी देखता हूँ सर मेरा टाटा मोटर गिरा, मेरा ये गिरा हुआ है, मैं क्या करूँ। इन लोगों को क्या करना चाहिए। सेकंड, ये त्राही कब तक रह सकती है इन 2025। देखिए अभिषेक जी, पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि मेरा पोर्टफोलियो 15%, 20%, 18% गिरा हुआ है, दीज पीपल आर वेरी फॉर्चुनेट। वो फॉर्चुनेट क्यों हैं? दे शुड फील दैट दे आर वेरी लकी कि करेक्शन सिर्फ इतनी आई है। नहीं तो जितना पैसा FII ने निकाला है, अगर ये कोविड से पहले होता तो मार्केट वुड हैव फॉलन बाय 40 to 50%। ये तो हमारे पास 26,000 करोड़ का फंड हर महीने आ रहा है रिटेल का, तो हम बचे बैठे हैं। और अगर वो 1.5 लाख करोड़ निकाल गए या 2.5 लाख करोड़ निकाल गए और 26,000 करोड़ आता रहा, तो हम एक साल में वहीं पहुंच जाएंगे जहां से गिरना शुरू हुए थे, एज फार एज मार्केट कैप इज कंसर्न, क्योंकि रिटेल का पैसा आ रहा है। तो पहले तो ये अपने आप को भगवान का शुक्र करो कि भाई साहब हम कुल इतने गिरे हैं, जितना वो पैसा निकाल रहे हैं, अगर ये सिप नहीं होती तो हम लोग तो गड्ढे में आ जाते। सेकेंडली, ये जो न्यू जनरेशन ऑफ इन्वेस्टर्स है जो 2020 के बाद आई है, उन्होंने कभी जिंदगी में ड्रॉडाउन्स और करेक्शन देखे नहीं है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, चार्ट सारे अवेलेबल हैं, 2000 से 2008 तक का चार्ट देखें, 2008 से 2016 तक का चार्ट देखें। मुझे वो दिन भी ध्यान है जब रिलायंस का शेयर पूरे महीने में केवल 5 रुपये मूव करता था, निफ्टी पूरे दिन में 25 पॉइंट मूव करती थी, और बैंक निफ्टी सुबह आओ तो वो ऐसे पड़ी रहती थी जैसे बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं है, और एकदम से 50-100 पॉइंट मूव होती थी और वहीं ख़त्म हो जाती थी। सो आई हैव सीन ऑल दोज मार्केट जर्क्स। तो मैं ये कहूँगा मार्केट इज स्टिल इन ए वेरी गुड पोजीशन, बहुत अच्छी सिचुएशन है। इसी तरह से अगर पैसा आता रहा, क्योंकि देखिए निकालने की भी एक सीमा है ना, कुएं में से आप निकालते रहो, एक वक्त तो खाली हो ही जाएगा। तो FII कितना निकालेंगे? अगर वो ऑलरेडी 50% अपना पैसा निकाल चुके हैं और फिर भी हमारी मार्केट में और पैसा आया जा रहा है, तो आप ये समझो कि ये इक्विलिब्रियम कहीं ना कहीं जाके डिसबैलेंस हो जाएगा। और जिस दिन ये FII के ऊपर DII भारी पड़ गए, हमारा मार्केट ऊपर जाएगा, और फिर FII जब वापस आएंगे दे विल बाय एट ए हायर प्राइसिंग। एक चीज़ तो आप ये समझें। दूसरी चीज़, आपने और क्या सवाल पूछा था कि सेल ऑफ कब रुकेगा एंड व्हाट इज द राइट टाइम? 2025 का सिनेरियो बेसिकली। अब देखिए है क्या, कल बजट आएगा। अब बजट में दोनों बातें हो सकती हैं कि या तो मार्केट ऊपर भाग जाए अगर पॉजिटिव बोला मैडम ने कुछ, और अगर कुछ ऐसा लगा कि नहीं कुछ दिया या एक्सपेक्टेशन के उस पर नहीं आया तो और गिरेगा, बाजार गिर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमें कहाँ एंट्री करनी है? देखिए जो इन्वेस्टर है, पहले तो इन्वेस्टर का मतलब समझे लोग। इन्वेस्टर का मतलब होता है कि 5 साल 10 साल की इन्वेस्टमेंट है। तो अभी वो आपको या मेरे को या किसी को ना दिखाते फिरें कि भाई हमारा पोर्टफोलियो कहाँ गया या सिर्फ हमारी गिर गई। तो भाई आपने कोई 4 महीने या 6 महीने या 4 साल के लिए तो की नहीं थी। और जब भी कोई इन्वेस्ट करता है तो उसको ये तो पता ही होता है कि भैया मार्केट जोखिमों के अधीन है। तो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस सबको पढ़ते हैं, टीवी में, इधर उधर म्यूचुअल फंड में, सब में आता है। तो देखिए मार्केट में हमेशा ये कहा जाता है, एक डिस्क्लोजर हर वक्त दिया जाता है, और जैसे ही आप अपना लॉगिन करते हैं जो भी आपका ब्रोकर है, तो वहाँ लिखा एक सबसे पहले आता है कि 10 में से 9 लोग लॉस में हैं। तो मार्केट आपको हर जगह आगाह कर रही है। फिर हम जैसे इन्फ्लुएंसर भी कुछ रील बना के रोज कह रहे हैं भैया अलर्ट रहो, अलर्ट रहो, अलर्ट रहो। तो कुल मिला के बात यह है कि मार्केट तो गिरना एक ड्यू चल ही रहा था, और ये बात हम अक्टूबर से ही कह रहे हैं कि बी कॉशियस, मार्केट कैन गिव अ हेल्दी करेक्शन, और इतने करेक्शन को हम हेल्दी ही करेक्शन बोलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि एक और फैक्टर जो इंडिया में वहाँ कंसर्न होना चाहिए, मार्केट इज नॉट द कंसर्न, रुपी डेप्रिशिएट जो हो रहा है, हमारा कंसर्न वहाँ पे सबसे ज़्यादा होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट को कुछ करना है या गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेना पड़ेगा तो रुपी के लिए गवर्नमेंट पहले लेगी, मार्केट अपने आप संभल जाएगा। ब्रॉडली सेम थॉट प्रोसेस।
मैं ये मानता हूं कि अगर आपका कोई फेवरेट ब्रांड है, अगर आप कपड़े खरीदने जाते हो, कुछ खरीदने जाते हो और उसमें 20% की सेल लगी हो, तो आप अचानक से ज्यादा खरीद लेते हो। तो अगर मार्केट्स ने भी आपको 15-20% का डिस्काउंट दिया है, तो रादर इट इज अ टाइम टू से, यू नो, नॉट अ टाइम टू से बाय बट टू बाय, मतलब आपको खरीदना चाहिए। तो बाय ना करे, मार्केट में बाय करे। सेकेंड चीज ये है कि Q3 के रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आए हैं अक्रॉस बोर्ड, अगर आप देखें तो जनरली नहीं आए हैं। तो नहीं आए करके मार्केट्स में जो हैवी वैल्यूएशंस चल रही थी, खासकर कुछ बड़े बड़े स्टॉक्स थे जो 25-25, 30-30% गिरे हैं, बिकॉज दे डिडंट लिव अप टू द हीट। तो वो हीट थी, हमें पता ही था सबको कि पीछे मार्केट तक, रेगुलेटर तक ने कह दिया था देयर इज सम फ्लफ, मतलब ऊपर झाग बन गई है। तो वो झाग कम हुई है, अब ड्रिंक दिखने लग गई है लोगों को। पर अब देखिए मार्केट ने पिछले 2 दिन में रिबाउंड मारा है, फिर से एक डायरेक्शन पॉजिटिव पकड़ ली है। तो यानी ना मार्केट है ना पुष्पा बन गई है, वो मैं झुकेगा नहीं, मतलब इसके नीचे नहीं जाऊंगा। तो वो लेवल्स जो दिख रहे हैं वो अराउंड 22,500 के आसपास के दिख रहे थे, कि उसके बाद वो अचानक से यूटर्न मार के ऊपर चली गई, पुष्पा बन गई। तो मुझे लगता है कि इतना ज्यादा मत सोचो भाई, आपका कोई गोल था, उस गोल के लिए आपने एक इन्वेस्टमेंट करी, उस इन्वेस्टमेंट गोल था 6 साल का इन्वेस्टमेंट होते हुए अभी समझो 1 साल हुआ है, क्यों परेशान हो रहे हो? मत दिमाग लगाओ, 5 साल करते रहो, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, होना ही है। कौन सा ऐसा दौर है जब मार्केट गिरी नहीं है? उल्टा ही इज वेरी राइट इन सेइंग कि 13-14% मार्केट गिरना कोई गिरना ही नहीं होता। मार्केट गिरना होता 50%, 60%। कोविड जब ओवरनाइट मार्केट्स 20-20, 30-30% डाउन हुई हैं। तो आई थिंक द किड्स ऑफ टुडे हैव नॉट सीन एनीथिंग, आज तक उन्होंने कुछ देखा नहीं है। एक आधी बार देखेंगे तो वो कहते हैं ना, वील बी सेपरेटिंग मेन फ्रॉम द बॉयज। तो जो ये 14 करोड़ डीमैट अकाउंट खुले थे, उसमें से अचानक से 7-8 करोड़ डीमैट अकाउंट जो है वो या तो बंद हो जाएंगे या फिर बाय बाय बोल के चले जाएंगे। नहीं, तो मैं एक चीज इसमें संजय जी और ऐड करना चाहूंगा कि जब भी आप किसी से बात करते हैं, आपके साथ भी अभिषेक ऐसा होता होगा, शिट मैन 1200 रुपए मिल रहा था, 1600 आ गया। तो जब वो 1200 गिर रहा था तब तो सबको लग रहा था कि 1000 आएगा। सही करो जी, बिल्कुल सही। और इसमें मैं लोगों से ये कहता हूं कि भैया कोई चीज 1600 गिरते हुए 1200 आ गई और अब आपको लग रहा है कि यहाँ पे इट्स राइट टाइम टू बाय, तो भाई साहब बाय कर लो, डोंट वेट एंड बाय अ पुट विद इट। अपने आप को सिक्योर कर लो, हेज कर लो, और आपको ये पता लग गया कि हेज कैसे होता है, हेज करने के बाद अपना बैठे रहो। मैं तो शुरू से ये कहता हूं कि भाई साहब जिसका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, 10 करोड़ का पोर्टफोलियो है, आज हम गाड़ी लेते हैं, मान लीजिए किसी ने वो ली, क्या नाम, फॉर्चूनर ली, 50 लाख की गाड़ी लेता है तो 50,000 का बीमा लेता है ना। करेक्ट। तो स्टॉक मार्केट में भी बीमा ले लो। जब आप 1 लाख कमाने वाले हो तो सोच लेना मैंने 50,000 कम कमा लिए। मेक सेंस, मेक सेंस। दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर। सॉरी चल रहा है ना? हाँ चल रहा है। एक्चुअली ना आपका जब ये स्किन टच हो रहा है ना तो कुछ आवाज आ रही होगी। मैं उसको थोड़ा सा बिल्कुल टाइट वो है ना, नीचे थोड़ा सा लगा दो, मैग्नेट से चिपका देना यार। हाँ मेरे को मैग्नेट से दे देना। कंटिन्यू करें, ठीक है। अब मेरा दोनों के लिए अलग अलग सवाल होगा। पहले दीपक भाई से ये सवाल है, अचानक से एक शिफ्ट देख रहा हूँ मैं, ग्रेजुअल शिफ्ट, इन्वेस्टर्स, इंडियन इन्वेस्टर्स, ये लोग इक्विटी से शिफ्ट हो रहे हैं क्रिप्टोज में। मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि मैंने लेटली देखा है आप भी लाइव में आके काफी चीजें सिखाते हैं अराउंड क्रिप्टो मार्केट, ऐसा क्यों? आपके लिए दूसरा सवाल होगा। मेरा सवाल आपसे ये है, व्हाई पीपल आर शिफ्टिंग सडनली ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स इनटू क्रिप्टो मार्केट? देखिए मैं क्यों शिफ्ट हुआ हूँ क्रिप्टो में, क्योंकि इससे पहले क्रिप्टो इंडिया में मेरे को ऐसा बताया जाता था और मैंने फील भी किया था कि लीगल नहीं है। नाउ द एक्सचेंजेस आर FIU कंप्लायंट। तो जब चीज़ें कंप्लायंस में आ गई हैं और एक बुल रन चल रहा है क्रिप्टो में, तो व्हाई नॉट टू टेस्ट दी वाटर्स, वही वाली बात है। तो इसलिए सेकेंडली जो मेरा लाइव आने का मकसद है वो ये नहीं है कि मैं उसमें मतलब मैं आए जनरली एनालाइज द चार्ट्स ऑफ द क्रिप्टो, तो मैं इसलिए आता हूँ। ठीक है। दूसरी चीज़ कि एक नया प्रोडक्ट है मार्केट में। वैसे क्रिप्टोज तो 10-12 साल हो गए हैं, लेकिन इंडिया के लिए एक नया प्रोडक्ट है। अभी लोगों को ये नहीं पता कि अकाउंट कैसे खोलते हैं, वॉलेट क्या होता है, किस तरीके से वॉलेट, क्या एक्सचेंज ही हैक हो जाता है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। इट इज़ नॉट लाइक एज इजी एज स्टॉक मार्केट, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जो आपका कॉइन है वो डिजिटल है। ठीक है, अब वो डिजिटल क्या है, ब्लॉकचेन पे है। अलग अलग कॉइन्स अलग अलग टाइप ऑफ ब्लॉकचेन्स पे हैं, अलग अलग
चीज़ों के लिए अलग अलग वॉलेट, अलग अलग ब्लॉकचेन्स, अलग अलग ऑथेंटिकेशन। सो इट्स थोड़ा सा मतलब प्रोसेस ऐसा है कि अगर आप नॉलेज उसकी प्रॉपर नहीं लेंगे तो 100% आपका हैक हो जाएगा, खो जाएगा या बर्बाद हो जाएगा। मैं एक ऐसे आदमी को भी जानता हूं जिसने कि $17,000 पे 5 बिटकॉइन लिए थे और आज वो कहाँ है उसे पता ही नहीं है, जबकि एक बिटकॉइन आज 1 करोड़ का हो गया। तो वो 5 करोड़ का असेट होता उसके पास, लेकिन वो हैक हो गया या उससे प्रॉपर कोड नहीं डला या लॉक नहीं हुआ। और इसमें क्या है कि अगर आपका कॉइन खो जाए या वॉलेट से हो जाए, क्योंकि इसमें कोई नाम नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि दीपक ने अभिषेक को दिया तो वहाँ पे कोई चेन चल रही है। वॉलेट में किसका वॉलेट है वो एनोनिमस है, तो हमें तो यही नहीं पता उसको कि भाई मेरा जो कॉइन था वो किसके वॉलेट में गया, किसको ढूंढना है। आप समझ रहे हो बात जी? तो जो एक एड्रेस होता है वॉलेट का, वो एक एनोनिमस एड्रेस होता है, किसी को नहीं पता वो कहाँ चला गया। तो अब जब ऐसी बात हो तो लोगों को अवेयरनेस कम है। अब इसका कोई ऐसा तो है नहीं कि कुछ एजुकेशन के लिए हो रहा हो। करेक्ट। सेकेंडली अभिषेक जी, आपने एक चीज़ देखी होगी कि जहाँ भी कहीं पैसे बन रहे होते हैं, बुल रन होता है, लोग उस तरफ ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाते हैं। ये एक कायदा है। जैसे कि अभी हमारे पड़ोस में जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, जिसे देखो वो जेवर में प्लॉट ले रहा है। उधर धोलेरा बन रहा है गुजरात में, वहाँ देखो जिसे देखो प्लॉट ले रहा है। तो ये तो भाई जहाँ की हवा चलती है वहाँ लोग जाते हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। अगर पीपल आर स्विचिंग टू क्रिप्टो, इट्स नॉट एनीथिंग टू बी मतलब अमेज्ड ऑफ। कायदा है, प्रकृति का नियम है। सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना विचार है, हो सकता है आपका अलग हो, संजय का अलग हो, कि क्रिप्टो हैज़ ए गुड फ्यूचर। और इंडिया को भी मतलब गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि कंपनीज अपने कॉइन लाएं, क्योंकि किसी भी कॉइन की जब आप नेट मार्केट कैप या वेल्थ देखते हैं, बिटकॉइन की $1 ट्रिलियन में 3 पॉइंट कुछ ट्रिलियन है, यानी कि इंडिया की जीडीपी के बराबर उसकी मार्केट कैप है। उससे जो अगला है वो 1 कुछ ट्रिलियन है इथेरियम। और $बिलियन में सारे ही मतलब जो बड़े कॉइन है वो हैं। तो अगर हम इंडिया में कोई अपना कॉइन लाती है गवर्नमेंट, तो आप सोचो कितनी वेल्थ इंडिया में आ जाएगी। आई मीन इसको देखो आप, यू हैव बोथ द साइड ऑफ कॉइन्स। हम ये क्यों कहें कि उससे नेगेटिविटी होती है, हम ये देखें कि पॉजिटिविटी क्या हो सकती है हमारी। अब जैसे अभी इंडिया में एक नाम ले सकता हूँ मैं, रिलायंस का कॉइन आया है। हाँ, ले जियो कॉइन। हाँ, अभी देखो इंडिया में एक इनिशिएटिव लिया है रिलायंस ने। उन्होंने क्या किया है कि अपना उनका एक बहुत बड़ा डेटाबेस है, आपको पता ही है, जियो फोन्स के थ्रू, मतलब जियो ये नेटवर्क है। तो एक कॉइन उन्होंने लॉन्च किया है। अभी ये नहीं पता कि वो कहाँ पे लिस्ट होएगा, क्या होएगा, लेकिन एक उन्होंने जो एड्रेस है उस कॉइन का, उससे मुझे ऐसा वॉलेट का, उससे मुझे ऐसा आभास होता है कि वो क्रिप्टो कॉइन ही है। और वो कह भी रहे हैं, लिखा भी है। अब उसमें कुछ वैल्यू मिलेगी एज एंड व्हेन यू यूज जियोस्फीयर, जो उनका ब्राउज़र है। अब हो सकता है ये ट्रेडेबल हो। बिल्कुल। तो अब आज कितने लोगों के हाथ में, ऑलमोस्ट 40-50 करोड़ लोगों के हाथ में जियो का फ़ोन है, मतलब नेटवर्क है। सो ऑल ऑफ देम ऑलरेडी हैव अ वॉलेट। करेक्ट। तो कितना बड़ा इनिशिएटिव है इंडिया के लिए। अगर इंडिया में क्रिप्टो भी आ जाता है तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि स्टॉक मार्केट से पैसा निकल रहा है। हो सकता है क्रिप्टो कॉइन्स में पैसा आने लग जाए, FIIs तो वहाँ भी पैसा लगाएंगी। जब से डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क का एक वो आया है, US में ये बने हैं प्रेसिडेंट, तो दे आर सपोर्टिंग क्रिप्टोज। तभी से तो देखिए आप 1 लाख से नीचे नहीं जा रहा बिटकॉइन। बिल्कुल। तो देयर इज अ लॉट टू कम इन क्रिप्टोज। वी आर इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ क्रिप्टोज। अभी मैं कहूँगा फर्स्ट जनरेशन भी अभी शुरू नहीं हुई प्रॉपरली, क्योंकि अगर पूरी दुनिया में 100 लोग हैं तो उसमें से 4-5 ही क्रिप्टो यूज कर रहे हैं। सो देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल इन क्रिप्टोज। हम ये नहीं कहते कि उसे आप करेंसी की तरह यूज करिए, लेकिन ट्रेडिंग तो सब चीजों की हो रही है, गोल्ड की हो रही है, सिल्वर की हो रही है, ऐसे ही क्रिप्टो की हो जाएगी। मेक सेंस। संजय भाई, इन्होंने जिस तरह से बिल्कुल बात करी कि जहां बुल मार्केट होगा उस एसेट क्लास में लोग बाय डिफॉल्ट, ये प्रकृति का नियम है, वो जाएंगे। जैसे यहाँ पर लोग शिफ्ट हो रहे हैं, वैसे एक और शिफ्ट बहुत सॉलिड वे में मैं लास्ट 1-1.5-2 साल से देख रहा हूँ। अ लॉट ऑफ पीपल भारत से दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। आपने भी नोटिस करा होगा इस चीज़ को। क्या लगता है क्या रीज़न हो रहा है
नॉट जस्ट दुबई, देयर सम अदर कंट्रीज आल्सो, क्यों इतने सारे लोग माइग्रेट कर रहे हैं या शिफ्ट हो रहे हैं, एंड दिस इज लाइक टेम्पररीली नहीं, वो लोग परमानेंट भी जा रहे हैं? क्या लगता है क्या रीजंस हो सकते हैं? देखिए, इंडिया में वेल्थ क्रिएट करना मतलब शुरू में के लेवल पे कंपैरेटिवली डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। एक बार आप नौकरी लग जाते हो या थोड़ा बिजनेस बना लेते हो, थोड़े आप समझदार हो एवरेज से, तो यू कैन डू रीजनेबली वेल, यू कैन मेक सम 4, 5, 10 करोड़ रुपीस अपने 10-20 साल काम करके कर सकते हो। उसके बाद आपकी क्या कमाई बढ़ जाती है, क्या सारा झगड़ा आपकी लाइफ का वो पहले 1-2 करोड़ ही होता है, फिर उसके बाद क्या 1-2 करोड़ के बाद जो पॉपुलेशन है बहुत कम है, जो 2 करोड़ के ऊपर है। तो अब ये आदमी क्या सोचता है, इसकी ना लाइफ की एक्सपेक्टेशन बदल, जैसे मैस्लोस हायरार्की होती है, पहले आप बेसिक लेवल पे स्ट्रगल कर रहे होते हो, फिर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हो, तो उस तरीके से जैसे वो बंदा फाइनेंशियली स्ट्रगल खत्म करता है तो वो रियलाइज करता है यार मैं महीने का 20 लाख रुपए कमा रहा हूँ और मैं सरकार को इसमें से मोटा मोटी 7-8 लाख रुपए दे रहा हूँ। अच्छा, जो बचता है उसमें भी मैं जीएसटी दे रहा हूँ, क्योंकि वो हाई कंज्यूमर होता है तो वो अच्छी चीजें लेता है जो महंगी भी होती हैं और जिसमें जीएसटी भी ज्यादा होता है। तो वो जब पूरा मैथमेटिक्स करता है बोलता है यार मैं तो अपनी इनकम का 50% दे देता हूँ, अब 20 लाख कमा रहा हूँ, 10 लाख सरकार को दे रहा हूँ, बस सरकार मेरे को इसके बदले क्या दे रही है, टूटी हुई सड़कें, पानी साफ नहीं है, मेरा घर सबसे अच्छे एरिया में है, उसके आने वाली रोड पे जब भी बारिश आती है तो 4 फुट पानी भर जाता है। तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को कंपेयर करने लग जाता है। फिर वो देखता है ये सारी फॉरेन कंट्रीज को, क्योंकि उसके पास एक्सेस है, वो जा भी सकता है, वो देख भी सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो देखता है यार एक दुबई जैसी कंट्री है जहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है, यानी मतलब मैं 5 लाख रुपए महीने से नीचे वहां पे एक अच्छी जिंदगी बसर नहीं कर सकता, पर मैं तो सरकार को 10 लाख रुपए दे रहा हूं, उसके ऊपर मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग खर्चा कर रहा हूं, एक घर का रेंट भी दे रहा हूं, मैं जी भी रहा हूं, वो सब भी कर रहा हूं। तो वो जब वो पूरा मैथ देखता है ना तो वो मैथ फेवरेबल लगता है एक लेवल के बाद। और मेरे से किसी ने पूछा था कि कौन सा वो पॉइंट है जब आपको लगता है वो मैथ फेवरेबल हो जाता है दूसरी तरफ, तो मुझे लगता है वो नंबर 20-30 लाख ही है। अगर आप 20-30 लाख रुपए महीना इंडिया में कमाने लग गए हो तो वो नंबर आपको अचानक से वहां फेवरेबल लगने लग जाएगा। तो इसके लिए लोग, अच्छा वहां का इकोसिस्टम बहुत सपोर्टिव है, जो भी वो करते हैं वो सपोर्ट के एंगल से करते हैं, टैक्सेस मिनिमल हैं, कम है, कई जगह पे तो जीरो है, और वो अपनी कंट्री को प्रमोट करना चाहते हैं। वो इस तरह के रूल्स रेगुलेशंस को बहुत टाइट नहीं रखते, जैसे दुबई इज नोन फॉर क्रिप्टो एज अ क्रिप्टो हब। अभी उन्होंने क्रिएटर्स के लिए कुछ ओपन किया कि 10,000 क्रिएटर्स को वो 10 साल का गोल्डन वीजा फ्री देंगे जिनको वो सिलेक्ट करेंगे ग्लोबली। तो आप जाके अप्लाई कर सकते हैं अभिषेक भाई और बोल सकते हैं कि चलो मैं अब यहाँ बसता हूँ, तो एंड ऑब्वियसली यू हैव अ ग्रेट फॉलोइंग, दे मे जस्ट कंसिडर यू एंड दे विल से कि चलो ठीक है आप 10 साल का गोल्डन वीजा फ्री ले लो। तो आपको वो इतना रेड कारपेट करते हो, फिर जब आप अपने ही देश आते हो आप बोलते हो यार यू नो मेरे साथ ये हो रहा है, मैं टैक्स दे रहा हूं फिर भी मेरे साथ ये नहीं हो रहा, आई एम द कंट्रीब्यूटर टू द नेशन। तो ये सारी फीलिंग्स जो है लोगों की, उस वजह से लोग थोड़ा सा बाहर शिफ्ट करने का सोचते हैं। पर एक चीज मैं और बता देता हूं कि अगर आपको रियली कुछ बड़ा क्रिएट करना है तो इंडिया भी एक बहुत अच्छी जगह है जहां पे क्रिएट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बाहर देश जाके ही कर पाओगे, वहां के चैलेंजेस अलग हैं, वहां की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स अलग हैं और वहां के बेनिफिट्स भी अलग है। एक और चीज़ जो बाहर फैसिनेट करती है लोगों को, ईदर इट बी यूएस, यूके, दुबई फॉर दैट मैटर, आपने अक्सर सुना होगा जब भी कोई आईफोन या सैमसंग का फ़ोन आता है तो हम कहते हैं यार यहाँ 1.5 लाख का है, वहाँ 1 लाख का है। तो वो 1 और 1.5 का फ़र्क क्या है? वो टैक्सेस का ही फ़र्क है। यहाँ जो गाड़ी 4 करोड़ की है वहाँ 2.5 करोड़ की है। बिल्कुल। तो आप यू आर पेइंग ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्सेस एज यू स्टार्ट अवेलिंग लग्जरियस प्रोडक्ट्स इन इंडिया। करेक्ट। एज यू कंज्यूम लग्जरी you come in a bracket of 28 or even higher GSTs. Correct. So it is very simple. Consuming luxury is वही मैंने कहा कि जो आपकी इनकम होती है, जब बचता है इनकम टैक्स देने के बाद, नॉर्मल इनकम टैक्स देने के बाद, उसमें से आपका जीएसटी ज्यादा होता है बिकॉज आप बड़े कंज्यूमर हो। मेक सेंस। मेरे दोस्त को भी एक गाड़ी 10 करोड़ की पड़ रही थी, ही वेंट टू दुबई 1.5 करोड़। यस। अरे बाप रे, ह्यूज डिफरेंस। तो ह्यूज डिफरेंस है। अब हमारे भी कुछ जानने वाले बच्चे हैं, मतलब मेरी उम्र से तो बहुत छोटे हैं, तो दे आर वेरी फैसिनेटेड बाय फरारीज, रेंज रोवर एंड दिस फैंसी कार्स, बिग कार्स, जो इंडिया में लेना बहुत मुश्किल है, वहाँ पे बड़ा आसान है। और वहाँ आप यहाँ लेने जाओ लोन अपने लिए, यहाँ देखो एक और भी जो समस्या है, क्योंकि वी आर ए वेरी ह्यूज कंट्री, ह्यूज जब है तो इट्स हाईली पॉपुलेटेड, हम लोग हाईली पॉपुलेटेड हैं, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अब हम बैंक में जाते हैं तो बैंक का प्रोसेस है एक कि ये भी ले आओ, वो भी ले आओ, फलाना ले आओ, ढमकाना ले आओ। उसके बाद भी एक मर्सी लाइन है कि लोन मिलेगा या नहीं, वो बैंक डिसाइड करेगा। वहाँ पे क्या है, आप गए, जो लोग जा रहे हैं, अब मैं तो रीलों में ही देखता हूँ
कि आप सिर्फ 40 लाख ले आइए, हम यहाँ 4 करोड़ का आपको लोन करा देंगे जो कि सिर्फ 3% या 4% पे है। हमारे यहाँ कोई होम लोन 8% 9% से कम पे नहीं हो रहा। गाड़ी का लोन आपका 9-10% पे होता है, वहाँ पे 3% पे होता है। तो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, लेस और ऑलमोस्ट नो टैक्सेस, cheaper things, cheaper loan, and moreover when you go there and you ask for something, तो आप बैंक गए तो वो आपको वैल्यू करते हैं, लंच के बाद आना नहीं बोलते। हमारे यहाँ क्या है कि एक मतलब मैं ये कहूँगा ऐसा नहीं है, वी आर ऑल्सो हाईली, मतलब जैसे कहेंगे अगर आप देश को देखें तो हम भी बहुत प्रोडक्टिव कंट्री हैं। हम लोगों ने जो काम किया है वो वर्ल्ड में बहुत कम लोगों ने किया है, लेकिन सिस्टम यहाँ इतना बिगड़ा हुआ है कि आप जैसे आज की तारीख में सरकारी बैंक में आप नहीं अकाउंट खुलाना चाहते अपना। क्यों? क्योंकि फैसिलिटीज़ का तो कुछ अभाव है ही है। गवर्नमेंट ने अपना काम पूरा किया है, सारे प्रोडक्ट्स हैं उनके पास, लेकिन जो वहाँ लोग काम कर रहे हैं वो आप या तो वो कहेंगे भीड़ बहुत ज़्यादा है इसलिए आपको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, या उतनी एफिशिएंसी लेवल नहीं है। गॉट इट। फाइनल क्वेश्चन आज के पॉडकास्ट के लिए, पहले संजय भाई एंड सेम क्वेश्चन टू यू। हमने स्टॉक मार्केट के लॉसेस की तो बात कर ली कि जो शॉर्ट टर्म है, ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि 5-6 साल हो गए हमको स्टॉक मार्केट में नुकसान ही हो रहा है। पहले 50,000 था एक साल, फिर 1 लाख हो गया, फिर 5 लाख हो गया, 10 लाख हो गया। एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल है। ऐसे लोगों को अभी एट प्रेजेंट 5 साल से नुकसान में आप क्या सजेशन देंगे? पहले संजय भाई एंड सेम क्वेश्चन टू दीपक भाई। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर नुकसान के बाद आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो वो नुकसान है, बट अगर नुकसान के बाद एक्शन ले लिया तो वो फीस बन जाती है, यानी कि आप सीखते हो कुछ। तो पिछले 6 साल में अगर आपने नुकसान किया है तो क्या आप डायरी पेन लेके बैठे कि मैंने क्या ट्रेड्स किए थे, क्या किया था, क्या इन्वेस्टमेंट की थी, क्यों मुझे नुकसान हुआ? ठीक है। दूसरा मैं कहूँगा अपने स्वभाव को पहचानो। हु आर यू? कुछ लोग ट्रेडर नहीं होते हैं। ट्रेडिंग इज लाइक बॉक्सिंग। तो अगर आप बॉक्सिंग रिंग में चले गए और आपका स्वभाव ही नहीं है बॉक्सिंग का, यू आर नॉट एजाइल, यू आर नॉट फास्ट, यू डोंट अंडरस्टैंड कि ओपोनेंट कैसे एक्ट कर रहा है, तो घुसा पड़ेगा और नॉकआउट घुसा पड़ेगा। ठीक है। तो अगर आपका नेचर स्वभाव वो नहीं है तो आप डेफिनेटली घुसा खा के ही आओगे। तीसरी चीज ये है कि आपने लर्निंग में कितना टाइम इन्वेस्ट किया, आप कितना टाइम जो है कोर्सेज करते हो या मिलते हो लोगों से, और सेल्फ लर्निंग कितनी करते हो, चाहे आप फ्री रिसोर्सेज से करो, पेड से करो, वो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। बेसिकली लर्निंग पे कितना टाइम आपने निवेश किया है, आप कोई नई स्किल सीख रहे हो। और अगर आप इतने साल से कंटिन्यूसली लॉस में, तो आपको एक चीज तो समझ जानी चाहिए कि यार ये इतनी ईजी जगह तो नहीं है। मैं कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्लेस टू मेक ईजी मनी। सबसे मुश्किल जगह है आसान पैसा बनाने के लिए। तो अगर आप एक अगर इतने टाइम से ट्रेडर हो तो पहले ना अपनी फुटिंग पहचानो कि आपको जमता क्या है, और अगर आपको ये सब नहीं जमता है तो चुपचाप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, SIPs के माध्यम से, कोई दिमाग मत लगाओ। ठीक है। अ लॉट ऑफ पीपल विल डू फार बेटर इन दैट। क्या होता है कि आजकल लोग बताते हैं मैंने इस महीने इतना कमाया, इस साल इतना कमाया। कोई ये नहीं बता सकता मैंने 12 साल में कितना कमाया, 15 साल में कितना कमाया। मैं बता सकता हूं क्योंकि मैं 12-15 साल से निवेश कर रहा हूं, एंड आई नो कि मैंने बाकियों के पोर्टफोलियो को बहुत सिग्निफिकेंटली बीट किया है क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ म्यूचुअल फंड में पैसा डाला। तो मेरी सलाह तो हमेशा वही रहती है, आई स्टिक टू माय वर्ड्स, कि अगर आप एक एविड इन्वेस्टर नहीं हो, एक्टिव नहीं हो, आप ये सब नहीं कर सकते जो मैंने बताया, लर्निंग, सेल्फ लर्निंग, एनालाइजिंग, तो प्लीज इस सब से दूर रहो और चुपचाप अपना निवेश करते रहो। दीपक, देखिए, अगर आप पिछले 5-6 साल से लॉस में हैं तो एक चीज तो समझने की है कि आपको ऐसा लगता है कि मार्केट यहीं से ही गिरेगा, तभी तो आप लॉस में हो, क्योंकि मार्केट तो ऊपर जा रहा है और आप लॉस में हो, तो दैट मीन्स यू आर ऑलवेज ऑन द अदर साइड ऑफ द डायरेक्शन। तो पहले तो आप ये समझो कि बाजार की धारा क्या है, और जिन लोगों को लॉस रहता है या लॉस में हैं या लॉस ले रहे हैं 5-6 साल से, तो उन लोगों के लिए मेरी सलाह ये है कि या तो देखो जो संजय ने कहा भाई के म्यूचुअल फंड ले लो, आप काम मत करो, उसके लिए देयर इज ए डेडिकेटेड फंड मैनेजर हु हैज़ ए बैटरी ऑफ पीपल जो बताते हैं कि ये कंपनी ठीक है, ये कंपनी ठीक नहीं है, एंड देन देयर इज ए
टीम ऑफ पीपल हु टेक डिसीजन कि हमें इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या इस स्टॉक में नहीं करना। वहाँ पे ये नहीं होता कि ये लग रहा है, वहाँ लग रहा है जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इफ़ ए स्टॉक इज़ गुड एंड दे हैव सर्टन लेवल ऑफ पैरामीटर्स, अगर वो मिनिमम लेवल ऑफ पैरामीटर्स को मीट करते हैं तो दे इन्वेस्ट, अदरवाइज दे लीव इट। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी में FII इन्वेस्टेड ही हो, लेकिन हाँ अगर थोड़ी भी अच्छी कंपनी है और उन्हें लगता है कि इसके पैरामीटर्स अच्छे हैं और सारे हमारे जो फाइनेंशियल जगलरी है उसमें मीट आउट करते हैं उस पैरामीटर्स को, तो दे इन्वेस्ट, पहली चीज़। दूसरा, जब भी आप स्टॉक लेते हैं या आपने कुछ भी किया तो वो आपको लग ही रहा होता है कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा, ये यहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है ना। अब आपके साथ में एक बड़ा अच्छा एग्जांपल कोट करूंगा इफ टाइम अलाउस। मेरे पास एक सज्जन आते हैं, कहते हैं जी मेरा 1 करोड़ का नुकसान है, जो आपने कहा 5 लाख मेरा उसके। मैंने कहा जी आप क्या करते हो? बोला सर हम सिर्फ गोल्ड में काम करते हैं। एक गोल्ड मतलब ये कमोडिटी में। मैंने कहा जी कैसे नुकसान हो गया? बोले जी पहले हम लॉन्ग बैठ गए, फिर हम शॉर्ट बैठ गए, फिर हम लॉन्ग बैठ गए, फिर हम शॉर्ट बैठ गए, फिर हम डबल से शॉर्ट हो गए, फिर हम डबल से लॉन्ग हो गए। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, अगर तुम 70,000 पे भी शॉर्ट हो गए होते तो आज ही 82,000 है, तो 12,000 ही तो लॉस है। अगर तुम वहां पे लॉन्ग हो गए होते तो 12,000 प्रॉफिट में होते। इट इज वेरी सिंपल कैलकुलेशन। तो ये जो बार 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 हर एक कैंडल के बाद अपने डिसीजन को चेंज करना, दिस इज हार्मफुल। आप 1 करोड़ रुपए जो आदमी कह रहा है मेरे को निफ्टी में खो गया या स्टॉक मार्केट में खो गया, अरे भाई तुम कौन सा ऐसा स्टॉक था जो लेके बैठे और तुम उसको एक डायरेक्शन में बैठे और वो ऊपर नहीं आया? बारिंग फ्यू स्टॉक्स जो कि जैसे येस बैंक हो सकता है या सुज़लॉन हो सकता है, लेकिन अदर देन दैट तक चल दिया था। अदर देन दैट आप निफ्टी में बैठे हो तो क्या किस लेवल से निफ्टी उठ के ऊपर नहीं आई या अब नहीं आएगी? आज ये जो थोड़ा 14-15% का करेक्शन हो गया तो क्या दुनिया खत्म हो गई भारत के लिए? क्या दुनिया भारत की अब यहाँ से ग्रोथ ही नहीं होगी? ऐसा होने वाला है क्या? तो आई सी दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। इससे बढ़िया टाइम कहाँ है? हमें 100 वाली चीज 75 में मिल रही है और हम अभी भी डर रहे हैं, तो भाई फिर तो डरते ही रहोगे। सही बात है। और अक्सर ऐसा देखा गया है, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो बाजार में कोई कमोडिटी हो, चाहे वो प्लॉट हो, चाहे वो जमीन हो, जब वो 100 रुपए की होती है तो उस पर लेवाल कम होते हैं, क्योंकि लोग डरते हैं कि ये पता नहीं ऑथराइज है नहीं है, क्या है, और गिरेगा, पता नहीं कैसा होगा। लेकिन जब वो 1 लाख की हो जाती है तो लोग लाइन में लगे होते हैं कि 1 लाख वाली चीज़ 95,000 में मिल जाए, और ये चीज़ लागू हर जगह होती है। सही बात। अभी गोल्ड बढ़ रहा है, आप सुनारों की दुकान पे जाके देखो, भीड़ लगी पड़ी है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, एक डर बन जाता है लोगों में, फोमो हो जाता है, अब 1 लाख आएगा, ये कहीं 82,000 आ गया, हमें ऐसा ना हो 90 पे लेना पड़ जाए। लेकिन जब 90 से 70 आ रहा होता है तो लोग सोचते हैं अरे यार ये तो 60 आ जाएगा, तब कहने वाले ऐसे बहुत मिल जाते हैं। करेक्ट। और यही चीज आपका जब भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तब भी होता है। आपने मान लीजिए 1 करोड़ का प्लॉट लिया, आपने किसी यार को बताया, अपने दोस्त को बताया, पड़ोसी को बताया, तो वो ये कहेगा अच्छा अरे यार मुझे बताता, मैं तुझे 90 में दिलवा देता। और अगर आप 1 करोड़ की बेच के आए हैं तो तुरंत कहेगा अरे यार उसे चाहिए था, वो तो 1 करोड़ 10 लाख हाथ में लिए घूम रहा है। इनको हम कहते हैं बाद के हकीम। हाँ, तो बाद के हकीम है ना ये। तो इट इज वेरी सिंपल थिंग। आज मैं आपसे पूछूं अभिषेक कि विच इज अ गुड डे ऑफ लाइफ, हम कैसे एनालाइज करेंगे कि आगे हमारा अच्छा दिन होगा या नहीं? पीछे जो हम बीता है वो तो खत्म है ना, तो आज ही है। आपको जब इन्वेस्ट करना है स्टडी करिए, इन्वेस्ट करिए, जहां समझ आए वहां करिए। गोल्ड अच्छा लगे गोल्ड में करिए, स्टडी होनी चाहिए। म्यूचुअल फंड अच्छा लगे म्यूचुअल फंड करिए। अब म्यूचुअल फंड में भी शायद 2400 स्कीम चल रही है, 500 कुल प्रॉफिट में है। तो म्यूचुअल फंड भी सारे सही नहीं है, गोल्ड भी सारा सही नहीं है, स्टॉक भी सारे सही नहीं है, लेकिन ये फिर सारे भी एक ड्यूरेशन के लिए ठीक नहीं है। पर अगर आप इनको लॉन्ग में देखोगे तो सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। सब इन्फ्लेशन को तोड़ते हैं, सब आपको कंपाउंडेड रिटर्न्स दे रहे हैं। गोल्ड ने 9% का रिटर्न दिया कंपाउंडेड। कंपाउंडेड एफडी 7% सिंपल देता है आपको, क्योंकि आपका टैक्स कट जाता है उसमें से 30%।
ठीक है, तो इफेक्टिवली आपको 5% की कंपाउंडिंग मिल सकती है ज्यादा से ज्यादा। यहां आपको 9 की मिल रही है, 4% का डिफरेंस मिल गया। 20 साल में 4% का डिफरेंस तो आपको पता नहीं कहां पहुंचा देगा। और सेकेंडली भाई, पिछले 20 साल पहले गोल्ड 4000 था, आज 82,000 आज ही ट्रेड हो रहा है। दुकान पे चले जाओ तो 86-87 हजार मिल रहा है। ये 82,000 में MCX बता रहा हूँ आपको, 87,000 में मिल रहा है। तो आप क्या सोच रहे हो, गोल्ड कल गिर जाएगा 60,000 आ जाएगा? कभी भी नहीं आ सकता। ये चीजें जो एक बार बढ़ गई, अब मान लो हम जहां नोएडा में बैठे हैं, इस जमीन का रेट 2.5 लाख रुपए मीटर हो गया, तो ये क्या कल 60,000 आ जाएगी? हो ही नहीं सकता। वाह वाह, तो ये बहुत ब्यूटीफुल कॉन्वर्जेशन रहा है जिसमें कि दोनों पक्षों ने एक ही चीज कही है कि बॉस पैनिक मत करो, प्रेजेंट आपके हाथ में है। इसका मतलब लाइक करना आपके हाथ में है, सब्सक्राइब करना इनके हाथ में है। मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, प्रेजेंट इनके हाथ में है और टेंशन लेने की बात नहीं है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच दीपक भाई एंड संजय भाई, आप लोग आए, बहुत अच्छे से एजुकेट किया आप लोगों को कुछ भी। अच्छा, मैं लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा कि मैं दीपक भाई और संजय भाई को फिर से बुलाऊंगा। आप लोग आपके स्टॉक मार्केट रिलेटेड स्पेसिफिक जो भी क्वेश्चंस हैं जो आप इन दोनों से पूछना चाहते हो, आप कमेंट्स में भर दो। जो भी सिली से सिली हो, इधर कोई जज नहीं करना चाहिए, तो एनोनिमस अकाउंट बना के डाल दो कि आपका दोस्त भी देख रहा है, वो जज कर ले। आपको जो सवाल है ना, अगले बार जब हम ये पॉडकास्ट करते हैं आप दोनों के साथ, तो इन्हीं में से अपन 10-10 क्वेश्चंस उठाएंगे और आप दोनों से एक बड़ा वीडियो बनाएंगे और उस चीज को कवर करेंगे। तो गाइस, आप अपने क्वेश्चंस डालिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग। चलो जी, लवली। कितने देर का हो गया?